Good evening, students. So, my name is Rahul Kumar. Welcome to Deep Mathematics. Today, we are going to discuss the one more important topic that is of Lagrange mean value theorem. Okay. चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है LMVT. Okay. Let us start. तो write down the topic's name LMVT. Okay. चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए LMVT में क्या करते हैं और क्या होता है. ठीक है. रॉलेस थ्योरम मैंने पिछले लेक्चर में मैंने अपलोड कर दिया था. पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि रॉलेस थ्योरम और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमने किया था और आज हम लोग LMVT और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. चलिए तो LMVT में सबसे पहले क्या करते हैं, कंडीशन लिखते हैं. लिखिए फर्स्ट, फॉर एनी रियल वैल्यूड function, for any real valued function f of x. First, if it is continuous, in close interval of ab. ठीक है. Second, if it is differentiable in open interval of AB. ठीक है. थर्ड, FA is not equals to FB. अब यहाँ पे इस थर्ड नंबर से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें रॉलेस थ्योरम नहीं LMVT अप्लाई करना है. जब भी आप लोग को पता नहीं चले कि क्या अप्लाई करना है तो आप सिंपल यहाँ पे आ जाइए. FA और FB आपकी बराबर अगर नहीं आई तो समझ जाइए कि यहाँ पे LMVT अप्लाई करना होगा. अब आप बात करते हैं हम लोग क्या, तब इन सारी चीज़ों को होने के बाद देन देयर exist at least one exist a point C such that f dash c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे होगा FB माइनस FA डिवाइडेड बाई B माइनस A. ठीक है. अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं. और यहाँ पे जब आप C जो एग्जिस्ट करेगा और वो C पक्का क्या बिलोंग करेगा, बिस में बिलोंग करेगा, A कॉमा B में बिलोंग करेगा. ठीक है. तो ये इसका बेसिकली रूल होता है कि अगर आपका इस तरीके से LMVT अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कंडीशन ये होगी, तब जाके LMVT अप्लाई होगी. जस्ट लाइक एक रॉलेस थ्योरम की तरह है, बस रॉलेस थ्योरम केस में हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू होता था और यहाँ पे f डैश c इज इक्वल्स टू 0 होता था. इसका सिग्निफिकेंस भी क्यों था मैंने बताया था. अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बाय ग्राफ मेथड से कि कैसे ये सब चीज़ हम लोग डील कर पाते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हो कैसे रहा है. ठीक है. चलिए वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं. ठीक है. नोट तो कर लिए होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में. ओके. चलिए देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको कैसे समझते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है. मैंने इस कंडीशन को नहीं मिटाया और मैंने इसको नहीं मिटाया, इसका मतलब ज़रूर कुछ बात होगी. चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ कंसीडर कराते हैं, एक फंक्शन रैंडम आर्बिट्रेरी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने लिया, प्लॉट किया y और x, और हमारे पास यहाँ पे कोई रियल वैल्यूड फंक्शन होगी. ठीक है. अगर रियल वैल्यूड फंक्शन होगी तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की बन सकती है, कुछ डायग्राम कुछ आपकी इस तरीके से बन सकती है. ठीक है. अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है, इस केस में आपको दिख रहा है कि A पर जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो रही है, FA एग्जिस्ट कर रही है, और आपकी B पर आपकी वैल्यू जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, वो FB एग्जिस्ट कर रही है. और यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि FA और FB बराबर नहीं है. देखिए FA और FB की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है ना, वो तो कल अलग पे है. तब यहाँ पे भाई साहब कहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा उसके बीच में जिसकी डिफरेंशिएशन तुम करोगे और उसको निकालोगे तो वो इस तरीके से आएगा. अच्छा ओके. तो चलिए तो यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करिए.
अच्छा, आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे एफ डैश करेंगे तो उसमें जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करेगा? अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, वो भी कर सकता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे दूसरा कंडीशन में अगर ये चीज़ बराबर नहीं हुआ तो उसके लिए हम लोग डैश से नहीं जाते हैं। डैश से जाएंगे तो भी हमारा वहाँ से एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये पूरा हम लोग को कन्फर्मेशन नहीं हो सकता। ग्राफ अगर इधर भी ट्रेवल कर रहा हो तो डैश करेंगे कहीं वो आ जाए, ठीक है। अगर मान लो कि ग्राफ अगर इधर हम एक्सटेंड कराते हैं, अगर उस केस में हमारे पास अगर डैश करके अगर आप इस चीज़ों को अगर आप डैश करके अगर आप जीरो से इक्वेट कर रहे हैं तो आप ये चीज़ जो सी आ रही है आपकी, तो हो सकता है कि वहाँ भी एग्जिस्ट कर गया और हो सकता है कि बाहर भी चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो सकता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे करने का पर्पस क्या है वो मैं बताने चाह रहा हूँ। सो पूरा मैच कैसे करता है, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल रहे हैं तो वो क्या निकलता है, a कॉमा एफ ए निकलता है। अगर आप यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, b कॉमा एफ बी एग्जिस्ट करता है, ओके। और आप ये दो पॉइंट है आपके पास, इस दो पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये चीज़ नोन है, आपके पास ये चीज़ पता है, आपको पहले से आपके पास ये चीज़ पहले से पता है, क्योंकि a पता है b पता है तो एफ ए और b पता है, तो आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्लोप को अगर आप देखिएगा तो आप ये चीज़ नोटिस करिएगा, क्या इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब जस्ट यहाँ पे नहीं है, जस्ट थोड़ा सा इससे आगे वाले से सेक्शन से ये चीज़ पैरेलल है। थोड़ा सा मेरा ड्राइंग में थोड़ा सा गड़बड़ी है, बट हाँ आप देखिए थोड़ा सा लग रहा होगा पैरेलल है। अगर आप यहाँ पे भी देखिएगा तो करीब करीब आपको दिखेगा क्या कि ये लाइन और ये आपस में पैरेलल, ऐसा सिचुएशन अकर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पीक पे नहीं है, पीक से जस्ट पहले है, ये भी पीक पे नहीं है, पीक के जस्ट बाद है। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं जिसको हम सी के नाम से डिनोट कर देते हैं। तो सी पॉइंट पे आप स्लोप निकालिएगा तो आपको ये लाइन आपको दिखाई देगा कि ये कर्व आपको क्या हो रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे एफ डैश सी आपका tan थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब यही tan थीटा जो लिखा हुआ है वो इससे भी आ रहा होगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन में स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। अभी आपको दिख रहा है ये कोइंसाइड हो रहा है, बट डायग्राम से ऐसा लगेगा कि ये दोनों आपस में पैरेलली ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, ओके। ये दोनों पैरेलली आपस में ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और ये भी ऐसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो थीटा बन रहा है यहाँ भी यही थीटा बन रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो हम लोग इस थीटा को कैसे निकालेंगे, फिर इस थीटा को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों थीटा तो सेम ही है, तो यहाँ से इस थीटा को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1, देखिए tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी fb, और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी fa, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका क्या रहा है यहाँ पे tan थीटा, ओके ठीक है। अब इस tan थीटा को पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो आपकी f डैश c जो है वो कैसी आ गई, वो आ गई आपके पास एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। आई बात समझ में, तो यही है आपका रॉलेस थ्योरम। तो ये कंडीशन कैसे आता है तो आप लोग को इस चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को बखूबी देख सकते हैं कि कैसे हम अप्लाई करेंगे जब हमारी एफ ए और एफ बी की वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ जाएगी, तो ये सिचुएशन को ये पूरा टैली करेगा। आप सोच रहे हैं कि सर डैश करके करेंगे तो फिर क्यों नहीं होगा, अरे देखिए मैं उस चीज़ को बताता हूँ कि आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करिएगा तो क्या दिक्कत है सर, वो टेंजेंट लाइन जो पैरेलल आएगी, वो टेंजेंट लाइन जो पैरेलल आएगी तो उसके बीच में तो एग्जिस्ट करेगी ना, तो निकाल सकते हैं, और वो सीन जो हमको आएगी वो तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा इसके बीच में हो रही है। तो इसमें एक चीज़ क्या हो जाएगा ना कि आपको मैंने ये ग्राफ का शेप दिया है, तब आप इस चीज़ को अब देख रहे हैं। अब मैं शेप में ये कर दूं, मैं इस ग्राफ, अगर मान लीजिए ग्राफ का शेप आपका इस तरीके का हो गया, आपकी ग्राफ की शेप अगर इसी तरीके की हो गई, मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया है और मैंने पॉइंट जो निकाला उसमें आपको ऐसा लग भी रहा होगा। मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मैं एक्चुअल में अब मैं यहाँ से पिक करने लगता हूँ, मैं एक्चुअल में पिक कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए ए, और मैं यहाँ पिक करता हूँ बस इतने सेक्शन के लिए, ठीक है। अब कर लो वो बात, एफ डैश सी आपकी जीरो आएगी क्या इस सेक्शन में, नहीं आएगी ना, इसीलिए आपको लग रहा था कि सर वहाँ पे तो आ रही है, हो जाएगी, नहीं। तो ऐसा सिचुएशन नहीं है मेरे भाई। अगर आप यहाँ पे निकालिएगा तो एफ ए यहाँ आ रही है और एफ बी आ रही है, छोटा सा टुकड़ा आ रहा है। अब इस टुकड़े में आप देखिए
इस छोटे से टुकड़े में आप डिफरेंशिएशन जीरो से इक्वेट तो नहीं ना कर सकते, क्योंकि कोई भी टेंजेंट लाइन आपको किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल देगी ही नहीं, तो आप ऐसा कर ही नहीं पाएगा। पिछला ग्राफ मेरे पास क्या था, पिछला ग्राफ मेरे पास ये था, पिछला यही ग्राफ था मेरे पास। उस ग्राफ में मेरे साथ दिक्कत क्या हो रहा था कि मैंने यहाँ से इंटरवल जो लिया है, ऐसा सिचुएशन था लगभग यहाँ मैंने ए कर लिया था और यहाँ मैंने बी कर लिया था, यहाँ पे मैंने ए कर लिया था, यहाँ पे मैंने बी कर लिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या दिखा कि एफ ए पे वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और यहाँ पे मेरे को क्या दिखा, एफ बी पे वैल्यू ये आ रहा है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर यहाँ पे ए से बी के बीच में तो एक ऐसा भी तो आ रहा है जिस पे पैरेलल हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे भाई लोग अभी मैं इस इंटरवल को यहाँ पे सी कर दिया था, आपको दिख गया। अब मैं इंटरवल को फिर फिक्स नहीं करता हूँ, अब मैं इस इंटरवल को चेंज कर देता हूँ। अब लो, ये बी की वैल्यू यहाँ ना लेके मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी वो जो एफ डैश सी वाली है वो सिचुएशन जीरो हो रही है क्या, बताना मुझे। हाँ हो रही है सर, वो लीजिए सर, ये रहा आपका, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे भी हो रहा है। फिर मैंने इंटरवल फिर से इसको चेंज कर दिया। अब लो, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक निकालना स्टार्ट किया। अब निकाल के बताओ, अब करके बताओ मुझे, अब ऐसी हो रही है क्या, अब सिचुएशन ऐसी हो रही है क्या, टेल मी एवरीबॉडी, अब सिचुएशन ऐसी हो रही है क्या, मैंने चेंज कर दिया, अब ऐसी हो रही है क्या, नहीं हो रही है ना। तो अब इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें जो है हम लोग एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इंटरवल अगर मेरा कहीं और लिया जाए और वो खास तौर से ऐसा लेगा जहाँ पे एफ ए और ए बी बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए हम लोग डैश ऑफ सी करके निकालना ज़रूरी नहीं समझते, जो कि पूरा जो तो ऐसा काम करना है मुझे हर सिचुएशन में फिट बैठ जाए। और आप डैश सी जीरो कर रहे हैं तो आपका कुछ एक सिचुएशन में फिट बैठेगा, सब में तो नहीं बैठेगा। इसलिए हम लोग ये काम जो कर रहे हैं ना वो सबके लिए सही है, या ग्राफ कैसा भी हो, इंटरवल कैसा भी हो। दैट इज़ द मेजर पॉइंट। आया बात समझ में, ये बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात नहीं जाती है, लेकिन मैंने इस चीज़ को बता दिया है कि हाँ अगर ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। ओके, तो आप इंटरवल को अगर घसकाते हैं तो उस केस में आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन आप करिएगा तो जीरो से इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको वो तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करिएगा तो आपके पास वो कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट ज़रूर मिलेगा जो कि टेंजेंट इसके पैरेलल हो जाए। आई बात समझ में, देखिए है ना। अब टेंजेंट अगर पैरेलल हो गया तो दोनों का tan थीटा यूज़ कर लेते हैं हम लोग। इस पॉइंट पे हम लोग सी यूज़ कर लिया और इस पॉइंट पे tan थीटा वाला फॉर्मूला से वो यूज़ कर लिया, वहाँ से इक्वेट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ द रॉलेस थ्योरम। ओके, चलिए, तो आपको ये उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ इस तरीके का कंसेप्ट की जो मैंने बताया है। अब उम्मीद करते हैं इस पर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से लगा पाइएगा। ओके, तो चलिए कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं कि कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, लेट्स ट्राई।